हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपसे क्या किया था, ज्वालामुखी से संबंधित एमसीक्यू कराने के बारे में वादा किया था। उसी सीरीज में क्या करने वाले हैं हम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज्वालामुखी से संबंधित क्या करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। आपको पता है कि हमने इससे पिछली क्लास में जो पढ़ा था ज्वालामुखी, वो पढ़ा था भूकंप। इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था, भूकंप को पढ़ा था, कंसेप्ट के रूप में पढ़ा था और अच्छी तरह से उसके एमसीक्यू को, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रवेश में आए हुए क्वेश्चन थे, मतलब पिछले वर्षों की जो एग्जाम होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे, उनको हमने एक एक करके डिटेल से समझा था और अपने कहीं ना कहीं टेस्ट भी लगाया था। तो उसी से संबंधित जो हमारा कौन सा टॉपिक है, ज्वालामुखी। उससे बाद में हमने क्या पढ़ा था भैया, ज्वालामुखी पढ़ा था। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ज्वालामुखी के क्या करवाने वाले हैं, क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अब उस चीज़ में क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं देखिए। यदि मैं आपसे बात करूं तो ज्वालामुखी मैंने तुम्हें बताया था कि क्या होता है, हमारी क्या होती है, प्लेटें होती हैं भैया। क्या होती है, प्लेटें होती हैं। इस प्लेट में क्या भरा होता है, मैग्मा या लावा भरा होता है। बाहर निकलने की कोशिश करता है, यदि अंदर की तरफ ही लावा जमा रह जाए तो उसकी उन्हें अंतस्थलीय आकृति कहते थे। जो बाहर आ गया था, मतलब सतह के ऊपर आ गया था, तो कौन सी थी, बाह्य वाली आकृतियाँ थी। उनके बारे में डिटेल से हमने पढ़ा था और मतलब हमने पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को और ज्वालामुखी को काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल के रूप में समझ के चला था। देखिए, उससे संबंधित हमारे जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, क्वेश्चन क्या है कि भैया निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा सवाल कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा सवाल किसे कहा जाता है, तो आप मुझे बताएंगे भैया क्या होता है, प्रकृति का सुरक्षा सवाल किसे कहते हैं, प्रकृति का सुरक्षा सवाल किसे कहते हैं। तो मैं आपसे बात करूं, प्रकृति का सुरक्षा सवाल आप मुझे बताएं। तो क्या प्रकृति का सुरक्षा सवाल भूकंप को कहते हैं, ओजोन गैस को, ज्वालामुखी को या नदियों को कहते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया कि भैया क्या होता है, जो होती है हमारी पृथ्वी, जो होती है ये हमारी पृथ्वी होती है। इसके अंदर क्या हुआ, रेडियो एक्टिव क्रियाएं हुई। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, लावा भरा हुआ है। अब इसके अंदर कई बार क्या होता है, रेडियो एक्टिव क्रियाएं होती हैं। मैंने तुम बताया था ज्वालामुखी फूटने का कारण रेडियो एक्टिव क्रियाएं होती हैं। प्लेटें एक दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, लावा की मात्रा बढ़ जाती है जो फूट कर बाहर निकल आता है। मतलब ज्वालामुखी को उत्पन्न होने वाले कई कारणों को बताया था। तो क्या होगा, इसके अंदर जो क्रियाएं होंगी, यदि वो फूट करके बाहर निकल आए तो क्या हमारी जो पृथ्वी है वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं जो अंदर गतिविधि हो रही थी वो फूट करके बाहर निकल आई। तो क्या हुआ, पृथ्वी को उससे क्या हुआ, बचाव हुआ। इससे हमने क्या किया, सुरक्षा वाल्व कहा। अब आप देखिए, जैसे क्या होता है, हमारा शरीर होता है, क्या होता है, हमारा शरीर होता है बायोलॉजिकल रूप में हम देखें तो उसमें क्या निकलता है, कई बारी क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं त्वचा के अंदर जो नीचे से निकल आती हैं, जैसे कैंसर वगैरह के होते हैं। यदि वो कैंसर क्या हो, त्वचा के अंदर ही रह करके फूट जाए, क्या हो, यदि जैसे हमारा शरीर होता है, उस शरीर के अंदर कैंसर वगैरह जैसी बीमारी होती हैं, यदि उस अंदर ही रह करके फूट जाए तो क्या होती है, आदमी की तुरंत मृत्यु हो जाती है। लेकिन यदि वो बाहर निकल के फूट जाए तो क्या होता है, कई बार जान भी बच जाती है। तो कौन सी चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण थी, मैंने तो बताया कि भैया जो अंदर क्रियाएं हो रही थी वो बाहर निकल आई, किस कारण, ज्वालामुखी के कारण। किस कारण निकलती हैं वो, ज्वालामुखी के कारण निकलती हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वही शरीर वाली बात होती है, फोड़े फूंके होते हैं, वो अंदर की तरफ ना फूट करके यदि बाहर की तरफ निकल आए तो क्या होती है, हमारी जान बच जाती है। तो इसी कारण क्या कहते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ज्वालामुखी से अक्सर उद्गार होते रहते हैं। आप कहोगे भैया आपने हमें ये चीज़ें नहीं बताई थी, कल तुमने तो हमें ज्वालामुखी के प्रकार बताए थे। कौन थे, शांत ज्वालामुखी, अन्य मतलब कई तरह के अपने ज्वालामुखी के बारे में बताया था, लेकिन ये चीज़ें नहीं बताई थी। मैंने कहा कि जो चीज़ें छूट गई थी मैंने उन्हें एमसीक्यू के रूप में, एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट कराने का वादा किया था। तो उन चीज़ों को हम यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, क्या किस प्रकार के ज्वालामुखी अक्सर उद्गार पैदा होते हैं। क्या जागृत ज्वालामुखी में होते हैं, प्रसुप्त में होते हैं, मृत में होते हैं, शांत में होते हैं। इसमें कहा है किस प्रकार के ज्वालामुखी में अक्सर, मतलब अक्सर होते रहते हैं। तो कौन से ज्वालामुखी होते हैं, वो जागृत ज्वालामुखी होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कि किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं। अब देखिए, ऐतिहासिक काल मतलब
कई सौ वर्षों या कई हजार वर्षों की यहाँ पर बात हो रही है। क्या हो रही है? कई सौ वर्षों कई हजार वर्षों की बात हो रही है। तो जिसमें कई हजार वर्षों कई सौ वर्षों से क्या नहीं है, उद्गार नहीं हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्या हम उसे क्या कहते हैं भैया? हम उसको जागृत ज्वालामुखी कहते हैं और सुप्त कहते हैं, शांत या मृत ज्वालामुखी कहते हैं। अब देखिए कई सौ वर्षों तक क्या हुआ? कई सौ वर्षों तक उद्गार नहीं हुए तो उसे क्या कहेंगे? हम उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाले ज्वालामुखी क्या कहलाते हैं? अब देखिए मैंने तुम्हें कल बताया था शांत ज्वालामुखी की क्वालिटी मैंने आपको बताई थी, प्रसुप्त ज्वालामुखी पढ़ाया था, सक्रिय ज्वालामुखी पढ़ाया था और क्या बताया था, इनकी मैंने आपको एक एक चीज़ों को डिटेल से बताया था कि कौन से ज्वालामुखी में क्या क्रियाएं होती हैं। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? अब देखिए लंबे समय तक विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी होता है। देखिए मृत कौन सा था? ऐतिहासिक वर्षों से। मृत कौन सा था भैया? ऐतिहासिक वर्षों से बंद है। तो दूसरा कौन सा जाएगा? सुषुप्त। लुक कर विस्फोट। सुषुप्त क्या होता है? काफी समय तक शांत रहता है, फिर उसके बाद में विस्फोट होता रहता है। ये वाला कौन सा जाएगा भैया? सक्रिय ज्वालामुखी में इसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं। कैसे होते हैं? लगातार विस्फोट होते रहते हैं। निष्क्रिय ये बंद होता है। तो आपका इसमें कौन समझ आ रहा है? लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला। देखिए ऐतिहासिक वर्षों की बात यहाँ पर नहीं की है, तो मतलब कुछ वर्षों तक क्या रहा? बंद रहा। उसके बाद में क्या हुआ? इसमें विस्फोट हुआ। तो कौन सा ज्वालामुखी भी है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा अन्य गैसें कौन सी निकलते हैं? कल मैंने तुमको बताया सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह कैसे निकलती हैं। मैंने तुमसे पूछा था क्या होता है? ज्वालामुखी फूटता है। क्या होता है? तो ज्वालामुखी फूटता है। तो मैंने तुम्हें कल बताया था कि ज्वालामुखी फूटने पर कई चीजें बाहर निकलती हैं। पहला तो निकलता लावा, दूसरे अन्य खनिज पदार्थ बाहर आते हैं। लावा के साथ में क्या निकलते हैं? पहले तो निकलेंगे लावा निकलता है भाई पहले तो। लावा निकलता है और क्या चीजें निकलती हैं? और निकलते हैं खनिज पदार्थ। गैसें भी निकलती हैं इससे। तो आप मुझे बताएं वो गैसें कौन कौन सी थी? कौन कौन सी वो गैसें थी जो कहाँ से निकल रही थी? ज्वालामुखी के विस्फोट होने के कारण निकल रही थी। तो मैंने कल तुम्हें बताया था, कल के यदि आपने क्लास देखी होगी तो मैंने तुम्हें बताया था क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कौन सी निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कैसे कहाँ से निकलते हैं? जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो वहाँ से ये चीजें विस्फोट के साथ में बाहर निकलती हैं। क्रेटर तथा कोल्डेरा जो स्थिति थी, मतलब कप के आकार वाली वो थी, वो किससे संबंधित है? अब देखिए सीधी सी बात, मैं तुम कर रहा था कल चित्र के माध्यम से ज्वालामुखी बताए थे। इस तरह से क्या बताए थे? इस तरह से ज्वालामुखी फूट रहे थे। यहाँ पर क्या बताई थी? ये वाली आकृति का निर्माण होता है। क्या निकला था? लावा विस्फोट के रूप में बाहर निकलता। तो कैसी आकृति है? कप के आकार की। इसे क्या कहते हैं? क्रेटर। तो इन चीजों को मैंने तुम्हें अच्छी तरह से डिटेल के रूप में पढ़ाया था। तो कौन सी चीजें हो जाएंगी? वो ज्वालामुखी से संबंधित क्रियाएं थी। निम्नलिखित में से कौन सी स्थल आकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? अब देखिए कौन सी स्थल आकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, तो भैया लिखेंगे क्रेटर भी किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है। अभी देखा था हमने। कोल्डेरा भी किससे संबंधित है? उससे संबंधित है। गेसर ज्वालामुखी से संबंधित है। लेकिन फ्योर्ड ये किससे संबंधित नहीं है? ये ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है। तो आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। इस का ज्वालामुखी से कोई संबंध नहीं है। अगली चीजें क्या है? किस स्थलाकृति का निर्माण? देखिए क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? मतलब कौन सी क्या है भाई? कौन सी स्थलाकृति ऐसी है जिससे ज्वालामुखी का निर्माण नहीं होता? देखिए जब क्या होगा भैया? जब ज्वालामुखी फूटेगा तो लावा निकलेगा। क्या निकलेगा? लावा निकलता है। और इसी लावा के निकलने से क्या हुआ? दक्षिण भारत के पठार का निर्माण हुआ है। जो दक्कन का ट्रैप है हमारा, दक्कन ट्रैप से दक्षिण भारत का पठार, उसका निर्माण किस कारण हुआ? लावा पठार से। लावा के मैदान ये भी कहाँ से निकलते हैं? जब लावा निकलेगा। अब
अब देखिए पठार कैसे निकलेगा, कंकड़ पत्थर वाला लावा बाहर आएगा तो उससे पठार का निर्माण होगा। जब क्षारीय लावा निकलता है चिपचिपा वगैरह तो काफी दूर तक फैल जाता है, तो उससे क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। और सील और डाइक वाली स्थिति कौन सी भैया, ये सील और डाइक वाली स्थिति भी कहाँ में थी, ये अंतर्वेदी स्थलाकृतियां थी। मैंने तो बताया ज्वालामुखी इस तरह से फूट रहा था, ये क्या थी, हमारी क्रस्ट वाला भाग था। यदि आपको पता होगा, आपने थोड़ा सा भी ज्वालामुखी क्लास को अच्छी तरह से देखा है, तो ये वाली चीजें कौन सी थी, क्रस्ट वाली भाग में यहाँ पर पेड़ पौधे थे इस तरह से, और यहाँ से ज्वालामुखी के रूप में लावा बाहर आ रहा था। भैया क्या निकल के बाहर आ रहा था, लावा बाहर निकल के आ रहा था। तो ये वाली आकृति क्या थी, ये तो मुख्य पाइपलाइन थी इसकी, ये जो यहाँ से निकल के जा रही थी इसे क्या कहते थे, ये थी डाइक वाली स्थिति, डाइक। ये क्या थी भैया, ये थी डाइक वाली स्थिति। कौन सी थी, डाइक वाली। यदि ये सीधी इस तरह से चली जाए तो ये कौन सी थी, इसे हमने कहा था सीध। तो किससे संबंधित थी ये ज्वालामुखी से ही तो संबंधित थी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी राइट है। या भैया आपको ऑप्शन नंबर सी भी राइट है, लेकिन हमने इसमें इस शब्द का यूज कहीं नहीं किया, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डाइक क्या होता है, अब मैंने तुम्हें बताया था डाइक क्या होता है। क्या डाइक ज्वालामुखी निर्मित बहिः स्थलाकृति होती है, जी नहीं। ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, ठीक है बिल्कुल। तटीय स्थलाकृतियां नहीं होती, यानी कि तटीय स्थलाकृतियां नहीं होती, हिमनद आकृतियां नहीं होती। अब देखिए मैंने तुम्हें अभी जो बताया था कि ये क्या है, हमारा एक क्रस्ट वाला भाग है। वही एक क्रस्ट वाला भाग है, यहाँ से लावा निकल के इस तरह से फूट रहा है, ज्वालामुखी के रूप में बाहर आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी क्या हुआ, यहाँ से लावा इस तरह से फट के चला गया, थोड़ा सा इस रूप में भी चला गया। इस वाली स्थिति को तो कहा था हमने डाइक। ये वाली आकृति क्या थी, सील की आकृति थी। तो इनसे संबंधित हमने डिटेल से इन चीजों को समझा था कॉन्सेप्ट के रूप में, कॉन्सेप्ट की तरह हमने समझा था। तो क्या है ये चीजें, ये आंतरिक आकृति होती है ज्वालामुखी की। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कोल्डेरा संबंधित है, आप मुझे बताइए कोल्डेरा संबंधित किस चीज से होता है। कोल्डेरा क्या होती है, एक प्रकार की झीलें भी होती हैं। कहते हैं कोल्डेरा झील, जब ज्वालामुखी फूटता है, ज्वालामुखी फूटने के पश्चात में उसका ऊपरी क्षेत्र जो होता है एक कप की आकार के ले लेता है, और जब उसमें वर्षा का पानी भर जाता है तो उसे कहते हैं कोल्डेरा झील। क्या कहते हैं, कोल्डेरा या क्रेटर झील कहते हैं। उनकी अलग अलग आकृति होती हैं। अब तो क्या ये हिमनद से संबंधित है, जी नहीं। क्या ये हिमनद से संबंधित है, नहीं। भूकंप से नहीं है, भ्रंश से नहीं है, किसी से संबंधित है, ये ज्वालामुखी स्थलाकृतियों से संबंधित है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, आप मुझे बताएं वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। देखिए क्या ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, यूरोप है। अब देखिए यूरोप में कौन सा देश आता है, इटली आता है। इस इटली में ही कई ज्वालामुखी हैं। कौन से हैं, कई ज्वालामुखी इटली में ही पाए जाते हैं। अफ्रीका में कौन सा है, किलिमंजारो ज्वालामुखी है, किलिमंजारो। ये कहाँ है, तंजानिया में। किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है, तंजानिया में। अंटार्कटिका में भी कई ज्वालामुखी हैं। अंटार्कटिका में कितने ज्वालामुखी हैं, कई ज्वालामुखी अंटार्कटिका में भी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में हमने क्या नहीं पढ़ा, कोई ज्वालामुखी नहीं पढ़ा। तो भैया हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। अग्निवलय 305 से कहा जाता है। अब देखिए अग्निवलय किसे कहा जाता है, मैंने तुम्हें बताया था, तो पैसिफिक ओशन होता है, प्रशांत महासागर। क्या होता है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर इस प्रशांत महासागर में जो होता है ना, अधिकांश ज्वालामुखी फूटते हैं। दुनिया के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, इस प्रशांत महासागर की प्लेटों के पास में पाए जाते हैं। अब प्रशांत महासागर का जहाँ जहाँ से विस्तार है, जैसे कि हवाई द्वीप अमेरिका में है, यूएसए है, अमेरिका इन कहाँ पर है, और आपका जाएगा जो दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट है, मतलब कौन से वाला, दक्षिण अमेरिका का जो वो वाला पार्ट है, एंडीज पर्वत श्रृंखला के आसपास वाला पार्ट है। तो वहां से क्या निकलते हैं, इक्वेडोर का पार्ट है, उधर तुम्हारा जापान, इंडोनेशिया। तो ये किससे संबंधित है, ये प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं, प्रशांत महासागर से जुड़े हुए हैं। तो इन क्षेत्रों में क्या आते हैं, अधिकांश ज्वालामुखी आते हैं। क्यों आते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पर पैसिफिक ओशन में प्लेटें होती है ना, महाद्वीपीय प्लेटें टकराती रहती हैं। टकरा के एक प्लेट से दूसरी प्लेट के नीचे जाएगी, फिर वही कई कारण होते हैं, हालांकि उनके बारे में डिटेल से पिछली कक्षा में चर्चा की है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रशांत परिमेखला।
क्वेश्चन कहाँ गए? 12 से सीधे 18, 6 क्वेश्चन कहाँ गए इसमें से? अच्छा, ये बाद में ऐड हो गई। 38, 39, 40। ओके। देखिए, और हमारा अगला क्वेश्चन, लैकोलिथ किससे संबंधित है? मैंने तो बताया था, क्या बताया था, जो उसमें यदि आप मुझे बताएं, क्या लैकोलिथ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से संबंधित है, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला से। आप मुझे बताएं, जब मैंने तुम्हें बताया था ज्वालामुखी, क्या बताया था भैया? ज्वालामुखी बताया था। तो ज्वालामुखी में मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? मैंने तुम्हें बताया था फैकोलिथ बताया था, लैकोलिथ बताया था, बैथोलिथ बताया था, और क्या बताया था भैया? सिल बताया था, डाइक। क्या क्या क्वालिटी बताई थी मैंने? इन सब की आपको क्वालिटी बताई थी ज्वालामुखी में। और ये कहाँ पाई जाती हैं? ये वो वाली स्थिति होती है जब सतह पर ज्वालामुखी नहीं फूट पाता और धरती के अंदर ही, मतलब क्रस्ट के नीचे तक ही लावा वहीं पर जमा हो जाता है। तो इस लावा के जमा होने वाली जो आकृति होते हैं वो इनके नाम होते हैं। तो किससे संबंधित है भैया? ये संबंधित है ज्वालामुखी से। किससे संबंधित है भाई? ये ज्वालामुखी से संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आप मुझे बताएं, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? आंध्र महासागर के आसपास पाए जाते हैं, प्रशांत महासागर के आसपास पाए जाते हैं, हिंद महासागर के, अंटार्कटिक महासागर के पास। तो मैंने आपको बताया था कौन सा वाला पार्ट? प्रशांत महासागर के आसपास क्या पाए जाते हैं? अधिकांश दुनिया के सक्रिय ज्वालामुखी, अधिकांश दुनिया के अधिकांश भूकंप इसी पेटी में, प्रशांत महासागर पेटी में कितने भूकंप पाए जाते हैं भैया? यदि हम भूकंप की बात करें तो 60 से 70% भूकंप इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहीं पर क्या पाए जाते हैं? अधिकांश ज्वालामुखी भी यहीं पाए जाते हैं। अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं भैया? इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ होती है भैया? अब देखिए, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो कहाँ पर होती हैं भैया? क्या रचनात्मक किनारों की प्लेटों पर होती हैं, भ्रंश मेखला के सहारे होती हैं, मोड़दार मेखला के सहारे, या विनाशात्मक प्लेट के सहारे होती हैं? तो भैया कहाँ पर होती हैं? विनाशात्मक प्लेट के सहारे होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अब देखिए, अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाएंगे? तो मैं आपसे कब कहाँ की बात करूँ भाई? यदि मैं आपसे बात करूँ किस पार्ट की, अपने भारतीय क्षेत्र की ही बात करूँ, इस तरह से है अपना इंडिया। क्या है भैया? अपना इंडिया इस तरह से तो है ही। तो मैं आपसे बात करूँ अपने इस वाले भारत की, तो भारत में क्या है भैया? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, ये किस जोन के अंतर्गत रखा जाता है? ये रखा जाता है जोन 5 के अंतर्गत। कौन सा वाला भैया? ये वाला भाग, हिमालय पर्वत के पास वाला। कहाँ पर रखा जाता है? ये जोन 5 में रखा जाता है, ये वाला पर्वत के पास वाला। अब देखिए, पर्वत के पास वाला भाग कहाँ पर रखा जाता है? जोन 5 में। क्योंकि जब क्या हुआ था, जब उनसे जो हमारी भारतीय प्लेट थी, इंडियन प्लेट, वो किससे टकराई थी? यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। तो उसी कारण क्या हुआ था? महाद्वीप का निर्माण, उसका माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ था। तो क्या हुआ था? माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ था। तो क्या हुआ? प्लेटें एक दूसरी प्लेट के नीचे टकरा गई। तो वहाँ से क्या हुआ? जब दो प्लेटें एक दूसरी प्लेट से टकराती हैं तो क्या होता है भैया? पर्वतों का निर्माण होता है, भ्रंश का निर्माण होता है, और कई तरह की आकृतियाँ बनती हैं। उसी में क्या होता है? एक ज्वालामुखी का भी कारण बनती है। तो कहाँ पर होती है ये? मोड़दार
नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। क्योंकि क्यों बनती हैं? क्योंकि वहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरी प्लेट से टकराती रहती हैं। क्या होती हैं? दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट ये है भैया इन पर्वतीय क्षेत्रों में और एक प्लेट ये होती है, ये टकराते जाते हैं और जैसे ये एक दूसरे की तरफ मूव करते जाते हैं ना, ये मूव करते जाते हैं तो कई बार तो क्या होता है प्लेट इसके नीचे घुस जाते हैं, कई बार क्या होता है ये ऊपर की तरफ मूव करते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत का निर्माण होता है तो वो भी कई तरह से होता है और उसी कारण क्या बनते हैं? ज्वालामुखी बनते हैं। तो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में चीजें पाई जाती हैं। प्रशांत महासागर के चारों तरफ ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं? अब देखिए प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो पेटी होती है उसको क्या कहते हैं? उसे हम अग्निवलय कहते हैं या रिंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रिंग्स ऑफ फायर भी कहते हैं भैया इसको, रिंग्स ऑफ फायर भी इसे कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मैंने तुम्हें बताया कि विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था तो प्रशांतीय महासागरीय पेटी है उसमें कहाँ पाए जाते हैं? अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अधिकांश ज्वालामुखी इसी पेटी में क्या पाए जाते हैं? अधिकांश ज्वालामुखी के साथ में इसी पेटी में पाए जाते हैं अधिकांश भूकंप। तो आप मुझे बताएं इस पेटी में दुनिया के कितने % भूकंप पाए जाते हैं? यदि मैं आपसे बात करने लगूं कि इसी पेटी में दुनिया के कितने % भूकंप यहाँ पर पाए जाते हैं तो आपका ऑप्शन होगा कि भैया 60 से लेकर और 70% के समथिंग यहाँ पर दुनिया के भूकंप पाए जाते हैं। कौन सी पेटी में? प्रशांतीय महासागरीय पेटी में। कौन कौन से देश इससे लगे हुए हैं? यदि आपने मैपिंग को अच्छी तरह से पढ़ा है तो देखा भी है, यदि आपने वर्ल्ड मैप को, तो क्या होता है इस प्रशांतीय महासागरीय पेटी में कौन कौन से देश हैं जो जुड़े हुए हैं? देखिए जितने भी दक्षिण अमेरिकी देश हैं वो सभी प्रशांतीय महासागरीय पेटी से जुड़े हुए होते हैं। अमेरिका, हवाई द्वीप, रशिया का ऊपरी पार्ट भी यहाँ से जुड़ा हुआ है, जापान, साउथ कोरिया और तुम्हारा नॉर्थ कोरिया किस पेटी में जुड़े हुए हैं? प्रशांतीय महासागरीय पेटी में जुड़े हुए हैं, इंडोनेशिया वगैरह भी। तो इसी कारण क्या आते हैं इन क्षेत्रों में अधिकांश भूकंप आते हैं। क्या आते हैं? अधिकांश भूकंप आते हैं। भूकंप किससे जुड़ा हुआ है? ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर भूकंप होंगे वहीं पर ही ज्वालामुखी भी होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? अब आप मुझे बताएं कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? क्या माउंट एटना नहीं है? फ्यूजियामा नहीं है? माउंट ब्लैक नहीं है? माउंट किलिमंजारो नहीं है? तो आप मुझे बताएं कौन सा नहीं है? देखिए हमने क्या पढ़ा था भैया? हमने माउंट एटना में पढ़ा है, हमने माउंट फ्यूजियामा में पढ़ा है, हमने माउंट किलिमंजारो में पढ़ा है। माउंट फ्यूजियामा कहाँ का है? ये जापान का है भैया। कहाँ का है? जापान का। ये कहाँ का है? ये अफ्रीका का है। कहाँ का भैया? ये अफ्रीका में भी तंजानिया देश में, अफ्रीका के भी तंजानिया देश में स्थित है। और हमने इसको भी पढ़ा था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होने वाला है? राइट होने वाला है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर पाया जाता है? अब देखिए माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पर पाया जाता है? ये भी वहीं पर पाया जाता है। किस क्षेत्र में? परिप्रशांतीय महासागर पेटी में। अब जब आप जाएंगे कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका में। कहाँ जाएंगे? साउथ अमेरिका। कहाँ जाएंगे भाई? साउथ अमेरिका में आप जाएंगे तो साउथ अमेरिका में एक देश होता है इक्वेडोर। क्या होता है? एक देश है यहीं पर इक्वेडोर होता है। इसी इक्वेडोर में क्या पाया जाता है? माउंट कोटोपैक्सी नाम का ज्वालामुखी पाया जाता है। माउंट कोटोपैक्सी नाम का ज्वालामुखी पाया जाता है। और हम इस इक्वेडोर की एक बात और बता दूं, इस इक्वेडोर देश में एक गैलापागोस देश, गैलापागोस क्या पाया जाता है? एक द्वीप है यहीं पर। क्या है? एक द्वीप है। अभी गैलापागोस द्वीप है क्या? यहाँ पर मिलती है गर्म और ठंडी जलधारा। क्या मिलती है? गर्म प्लस ठंडी जलधारा। गर्म और ठंडी जलधारा मिलेंगी। अब ये वाली स्थिति क्या होती है? ये वाली स्थिति मछलियों के लिए लाभदायक होती है। लाभदायक होती है मछलियों के लिए। तो इस इक्वेडोर के पास में जो गैलापागोस द्वीप है, इस द्वीप पर क्या होता है? मछलियों का अच्छा उत्पादन होता है। और इसी गैलापागोस द्वीप पर क्या होती है? चाइना क्या होती है? बुरी नजर होती है। इस कारण इक्वेडोर के संबंध किससे भिड़े, किसके साथ में अच्छे नहीं है? चाइना के साथ में। किस द्वीप के कारण? गैलापागोस द्वीप के कारण।
देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, गैलापागोस द्वीप किस देश में संबंधित है, तो मैंने तो बताया इक्वेडोर में। अब स्टाम्बेली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? अब देखिए स्टाम्बेली आप मुझे बताएं किस प्रकार का ज्वालामुखी है। मैंने तो बताया था कल ही, कैसा ज्वालामुखी है ये एक जागृत ज्वालामुखी है। अब है कहाँ का ये, मैं आपसे इतना स्टाम्बेली की बात करने लगूँ, ये किस देश में संबंधित है? ये यूरोपीय महाद्वीप में। किस देश में? यूरोपीय महाद्वीप में संबंधित है। और यूरोपीय महाद्वीप में भी भैया किस देश में? यदि आपसे स्पेसिफिक देश का नाम पूछे तो इटली, इटली से संबंधित है, इटली से संबंधित है। इटली में कौन सी वर्षा होती थी? मैंने तो मेरे वर्षा बताया था, इसी इटली में सिरोंको वर्षा होती थी। कौन सी? सिरोंको वर्षा होती थी। ये वर्षा किसके लिए लाभदायक होती थी? अंगूर के लिए लाभदायक होती थी। कैसी वर्षा होती है ये लाल मन की वर्षा होती है। तो मैंने तुम्हें इन चीजों को डिटेल से बताया था। चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्यूजियामा। अब देखिए फ्यूजियामा किस देश से संबंधित है? फ्यूजियामा किस देश से संबंधित है? तो मैंने तुम्हें बताया था अभी, इटली में कौन थे? इटली में मैंने तुम्हें कौन से बताया? दूसरे वाला था वो तो। जापान में कौन संबंधित है? फ्यूजियामा। कहाँ संबंधित है? जापान में। कौन सा भैया? फ्यूजियामा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। देखिए जापान एक ऐसी प्लेटों के ऊपर स्थित है। जापान जो है ना, वहां पर क्या होता है, यूरोपीय पैसिफिक प्लेट, मतलब प्रशांत महासागर प्लेट और एशियन प्लेट दोनों का जॉइंट होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कई बार प्लेटें कंपन करने लगती हैं, चलने लगती हैं, प्लेटें एक दूसरी प्लेट की तरफ मूव करने लगती हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर भूकंप आते हैं। जापान में भूकंप आते हैं, तरह तरह के ज्वालामुखी फूटते हैं। अब इसी जापान में एक बार क्या हुआ था, उन भूकंप के कारण ही क्या हुआ था, जो परमाणु शीत गृह होते हैं वो टूट गए थे। क्या हुए थे? वो टूट गए थे। काफी बड़ी त्रासदी यहाँ पर आई थी। उससे संबंधित हम बात करेंगे किसी दिन। निम्नलिखित में किस भूमध्य सागर का लाइट ऑफ हाउस कहा जाता है? देखिए भूमध्य सागर किन देशों से लगा हुआ है? मैं आपसे बात करूं भूमध्य सागर की, यदि इसकी बात करूं भाई, मैं आपसे भूमध्य सागर की बात करने लगूंगा तो कहाँ पर स्थित है? यहाँ देखिए भाई, यदि मैं आपसे बात कर लूँ भूमध्य सागर की, तो भूमध्य सागर कहाँ पर स्थित है? ये देखिए, ये तो हमारा कौन सा है? इंडिया है। कहाँ है? हमारा इंडिया वाला भाग है। ये वाला जो पार्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ये भूमध्य सागर है। जो इटली के और दक्षिण अफ्रीका के, कहाँ पर? इटली और दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ भाग है, वो कौन सा है हमारा? वो है हमारा भूमध्य सागर। अब इसी भूमध्य सागर में अनेक देश हैं, यूरोपियन और अफ्रीकन देश दोनों इससे जुड़े हुए हैं। अब इसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आया है भैया, कौन सा था वो? निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट ऑफ क्या कहता है? लाइट ऑफ हाउस कहा जाता है। अब देखिए ये जो क्या होता है ना, इटली वाला भाग जो है, मतलब इटली के पास वाला क्षेत्र है। कहाँ के भैया? इटली। इस इटली में कई ज्वालामुखी आते हैं। तो ये जो कौन से वाले भैया? सिसिली और स्ट्राम्बेली ये कैसे हैं भैया? ये जागृत ज्वालामुखी है और इनमें विस्फोट होते रहते हैं। जहाँ विस्फोट होंगे तो लावा निकलेगा, लावा के साथ में रोशनी निकलेगी। तो इसी कारण कहा जाता है सिसिली और स्ट्राम्बेली को भूमध्य सागर का लाइट ऑफ हाउस कहा जाता है। एयरबस संबंधित है। आप मुझे बताएं भैया, जो एयरबस है वो किससे संबंधित है? तो देखिए एयरबस संबंधित है अंटार्कटिक महाद्वीप में एक प्रकार का ज्वालामुखी है एयरबस। कहाँ पर? अंटार्कटिक महाद्वीप में एक ज्वालामुखी है एयरबस। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसे हम कह सकते हैं एरो ब्रूस। क्या नाम है इसका? एरो ब्रूस नाम है, सही। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? अब देखिए माउंट एटना जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है? माउंट एटना मैंने तुमको बताया था कि कहाँ पर स्थित है? सिसिली में।
कहाँ पर? सिसिली में स्थित है। और सिसिली कहाँ पर स्थित है? सिसिली स्थित है इटली में। और इटली कहाँ स्थित है? यूरोप में स्थित है। देखिए क्वेश्चन है, कई तरह से पूछ सकता है। यदि माउंट एटना देकर के महाद्वीपों में पूछ सकता है कि एशिया में है, अफ्रीका में है, किस महाद्वीप में स्थित है। माउंट एटना देकर क्या पूछ लिया? देश का नाम पूछ सकता है, जापान में है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में या फिर इटली में। माउंट एटना देकर के क्या पूछ रहा है? द्वीप। क्या है? सिसिली एक द्वीप का नाम है। क्या है भाई? ये सिसिली एक द्वीप का नाम है। द्वीप का नाम है। उस पर कौन सा ज्वालामुखी है? सिसिली। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? आप मुझे बताएं कौन सा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। यदि बात करूं फ्यूजियामा, कहां पर है भैया? जापान। एंडीज कहां पर स्थित? दक्षिण अमेरिका। वेसुवियस कहां पर स्थित है? यूरोप। लेकिन कहीं आपने इस चीज का नाम पढ़ा हुआ से ये किससे संबंधित नहीं है? ये ज्वालामुखी पर्वत से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मैंने तो बताया था वेसुवियस ज्वालामुखी जो है वो किस देश में स्थित है भैया? वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? मैंने तुम्हें अभी कई बार बताया। इस क्वेश्चन का जवाब को कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना। कहाँ देना भैया? कमेंट बॉक्स में। मोना लोवा उदाहरण किस चीज का है? अब देखिए मोना लोवा, जैसा कि इसके नाम में छुपा हुआ है मौन। क्या छुपा हुआ इसके नाम में? मौन नाम इसके छुपा हुआ है। मौन। क्या नाम छुपा हुआ भैया इसमें? मौन नाम छुपा हुआ है। अब आपने देखा होगा भैया जो लोग क्या होते हैं चेहरे से भोले होते हैं, लेकिन क्या होते हैं रियल में शांत नहीं होते। वो कैसे होते हैं? सक्रिय लोग होते हैं। तो चेहरे से देखने में कैसे लगते हैं? शांत लगते हैं। वो कैसे होते हैं? काफी सक्रिय लोग होते हैं, काफी मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं। तो चेहरे से कैसे लगते हैं देखने में? मौन लगते हैं। कैसे होते हैं भैया? सक्रिय होते हैं। तो इससे संबंध इस तरह से क्या याद कर सकते हैं इसे? सक्रिय ज्वालामुखी। क्राकटावा ज्वालामुखी जो है, क्राकटावा ज्वालामुखी किस देश में संबंधित है? क्राकटावा ज्वालामुखी किस देश में संबंधित है? तो भैया कहां से संबंधित है? क्या न्यू गिनी में है? इंडोनेशिया में है? पश्चिमी द्वीप समूह में? अब देखिए न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, आलू तुवालू, ये देश कहाँ के हैं? ये हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश हैं। कहाँ के? मैं आपसे बात करूं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये कहाँ से संबंधित है भैया? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित है। लेकिन ये क्राकटावा ज्वालामुखी जो है ये किससे संबंधित है? इंडोनेशिया से। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अब देखिए मैंने तो बताया था एटना वेसुवियस, एटना वेसुवियस, ये किससे संबंधित है? इटली से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया? इटली से। फ्यूजियामा जापान से। पोपा ये म्यांमार का ज्वालामुखी का नाम है, पोपा। लेकिन क्राकटावा ये कहाँ का है रियल में? ये है भैया इंडोनेशिया का। कहाँ का? ये इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है। तो कौन सा गलत दे रखा है यहाँ पर? यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित किस महाद्वीप में स्थित है? माउंट किलिमंजारो। अब देखिए माउंट किलिमंजारो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका मैंने तो बताया था। दक्षिण अफ्रीका क्या है? एक पर्वत है। कहां पर है? तंजानिया में। तंजानिया का है एक देश का नाम है तंजानिया। इस तंजानिया में माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी है। क्या है भैया? एक ज्वालामुखी। तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। एलमिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अब देखिए इटली, इटली में मैंने तुम्हें कौन सा बताया था? एटना बताया था। इटली में एटना बताया था। दूसरा कौन सा बताया था? वेसुवियस बताया था। चिली तो कौन से संबंधित है? ये पेरू से संबंधित है। पेरू से संबंधित है। ज्वालामुखी ज्वालाखंड क्या होते हैं? देखिए ज्वालाखंड क्या होते हैं? जैसे तुमने देखा भाई जो होता है हमारा इंटरनल क्रस्ट, तो फिर क्या होता है? इंटरनल क्रस्ट होता है ये वाला पार्ट। इस पार्ट में क्या होता है? कई प्रकार की चट्टानें होती हैं। क्या होती है भाई? चट्टानें होती हैं इस परत में। क्या होती हैं? कई बार क्या होता है? चट्टानें जमी होती हैं। अब ये चट्टानें क्या होती हैं? ज्वालामुखी के रूप में। किसके? ज्वालामुखी के रूप में। कहाँ निकलती हैं ये? ज्वालामुखी के रूप में जब ज्वालामुखी फूटता है तो बाहर की तरफ निकलती हैं। तो क्या होते हैं? तप्त मतलब गर्म सैल के टुकड़े। गर्म क्या होते हैं?
गर्म सेल के टुकड़े होते हैं और निकलते किसके साथ में है, ज्वालामुखी के फूटने के साथ ये चीजें बाहर निकल कर आती है। तो कौन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, आप मुझे बताएं। क्या माउंट किलिमंजारो है, माउंट ताल है, माउंट कोटोपैक्सी है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए है क्या, बी, सी या डी? तो आप मुझे बताएं कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो कहाँ था भैया, माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका। कहाँ स्थित है भैया, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के किस देश में, इक्वाडोर। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का घेरा किस महासागर से संबंधित है? क्या प्रशांत महासागर से है, अटलांटिक महासागर से है, हिंद महासागर से है, आर्कटिक से? तो किस महासागर से संबंधित है, आप मुझे बताइए। रिंग्स ऑफ फायर मैंने तुम बताया था, अधिकांश ज्वालामुखी और अधिकांश भूकंप इसी प्लेट के साथ में आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, प्रशांत महासागरीय प्लेट के साथ में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, अब देखिए संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? वैसे तो जो आते हैं सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर आते हैं, हवाई द्वीप में। कहाँ आते हैं भैया, हवाई द्वीप में आते हैं। अब ये क्या है भैया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुंह को क्या कहते हैं? अब देखिए जो कप का आकार होता है, एक निकला हमारा ये ज्वालामुखी फूट करके बाहर निकला, और ये जो कप वाला आकार है इस तरह से लावा कहाँ निकल रहा है, ये बाहर निकलता जा रहा है। तो ये वाली जो करती है, ये वाली जो करती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं, इसे क्रेटर कहते हैं। ये वाली जो पूरी आकृति है इसे कहेंगे हम, इसे कहते हैं समुद्र। उद्गम केंद्र जहां से लावा निकल रहा है इसे उद्गम केंद्र कहते हैं। अभी केंद्र का आपको पता था, जो एमिशन सेंटर होता है जहां से निकलते हैं। तो देखिए भाई ये आज के हमारे क्वेश्चन थे जो ज्वालामुखी से संबंधित थे। इन क्वेश्चनों को क्या करा हमने, अच्छी तरह से कंप्लीट करा है। और क्या हुआ, हमारा ज्वालामुखी आज समाप्त हुआ और उससे संबंधित एमसीक्यू को क्या करा हमने आज की क्लास में कंप्लीट करा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।